नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का साधना आईएएस हिंदी साहित्य के इस ऑनलाइन कक्षा कार्यक्रम में, जहां हम लोग देखने जा रहे हैं झारखंड पीसीएस में हिंदी साहित्य के सिलेबस को। दोस्तों, एक बहुत सहज सी बात है, उसको दिलो दिमाग में बैठा के रखिएगा कि आईएएस में जो हिंदी साहित्य है उससे बहुत अलग थलग जेपीएस में हिंदी साहित्य नहीं है, बल्कि यह कहा जाए कि आईएएस के सिलेबस का 1.5 गुना जेपीएससी में है, तो ये बात अधिक दुरुस्त होगी। दूसरी बात कि एक तो आईएएस में 500 नंबर का हिंदी साहित्य है और झारखंड पीसीएस में 150 नंबर का, तो अंक तो कम है लेकिन सिलेबस ज़्यादा है। इसीलिए मेरी एक आपसे विनती है कि जो लोग भी झारखंड पीसीएस में हिंदी का चयन करने जा रहे हैं, अनिवार्य है वहाँ हिंदी साहित्य, तो कोशिश करें कि आईएएस में भी एज ए ऑप्शनल ऐच्छिक विषय के रूप में हिंदी साहित्य रखें। एक साधे सब सधे, भाई एक तीर से 2 शिकार। और सबसे बड़ी बात है कि स्कोरिंग है, आईएएस में भी स्कोरिंग है, पीसीएस यूपी दें बिहार दें वहाँ भी ये ऑप्शनल के तौर पे बहुत स्कोरिंग है, अंकदायी है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि अंकों का सिर्फ हेर फेर है। अब मान लीजिए कि आईएएस में हिंदी साहित्य भाषा खंड का कोई प्रश्न है, अपभ्रंश से मिलता जुलता, या अपभ्रंश की विशेषता बताएं या अपभ्रंश के भेद बताएं, तो 30 नंबर का या 25 नंबर का प्रश्न होगा। वही जेपीएससी में 10 नंबर का भी हो सकता है, 5 नंबर का भी। दोस्तों, तो सिर्फ अंकों का हेर फेर है, याद रखिए बातों की समझ उतनी ही जरूरी है। हाँ, थोड़ा उत्तर प्रारूप आप छोटा बड़ा जरूर कर सकते हैं। किसी भी खंड में, चाहे आप आईएएस की परीक्षा देने जा रहे हो या जेपीएससी की परीक्षा, दोस्तों हिंदी साहित्य के कुल 4 खंडों का अध्ययन जरूरी है। जो पहला खंड है वो भाषा खंड, ये बहुत ही स्कोरिंग है, हाईली स्कोरिंग है, अति अंकदायी है। जैसे इसमें प्रश्न आते हैं अपभ्रंश पर, अवहट पर, प्रारंभिक हिंदी पर, देवनागरी लिपि के प्रश्न हैं, इसमें राजभाषा मानक भाषा के प्रश्न हैं। जो दूसरा खंड है दोस्तों, वो साहित्य का इतिहास है। साहित्य के इतिहास में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल से संबंधित मुद्दे पूछे जाते हैं। जो तीसरा खंड है दोस्तों, वो तीसरा खंड है काव्य खंड। काव्य खंड में कविताएं हैं, जैसे कबीर पर, सूरदास पर, तुलसी की कविता। ऐसे ही यदि आगे बढ़ें तो बिहारी की कविता, निराला की कविता, प्रसाद की कविता, दिनकर की कविता कुरुक्षेत्र। चौथा खंड है दोस्तों गद्य खंड। गद्य खंड में आपको पढ़ना पड़ता है नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना, निबंध आदि को। यदि बात की जाए कि किस खंड पर मेहनत बढ़ाएं, किस पर कम करें, गद्य खंड सबसे सहज होता है। आप एक बार सुनेंगे तो किस्सा कहानी है, बहुत आसानी से याद रख लेंगे। हाँ, थोड़ा ये आलोचना निबंध टेक्निकल मुद्दे हैं, इनको खूब इत्मीनान से सुनते रहिएगा। जहाँ दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। दोस्तों, ये खंड भाषा खंड, इसे भाषा विज्ञान भी कहा जाता है। वास्तव में ये विज्ञान की तरह है। एक बार आप ढंग से समझ गए तो ये बहुत बेहतर अंक देता है। और
सिलेक्शन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि इसके जो मुद्दे हैं वो वाकई वैज्ञानिक हैं, संकल्पनात्मक हैं। जैसे क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण क्या है, स्वरागम क्या है, स्वरलोप क्या है, स्वर विपर्यय क्या है, ध्वनि परिवर्तन क्या है, अल्पप्राण का महाप्राणीकरण क्या है, किसी भाषा की विशेषता कैसे लिखें, शब्दगत विशेषता का क्या अर्थ, व्याकरणगत विशेषता। किंतु ये खंड वाकई आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत मददगार साबित होगा। तो ये खंड, इस पर थोड़ी मेहनत ज़्यादा करें, क्योंकि ये समझने वाला खंड है। एक बार ढंग से समझ गए तो कभी भूलेंगे नहीं। कुछ लोग कहते हैं इसे रट लो, एकदम बुद्धू बनाते हैं आपको। हाँ, बिल्कुल सच्ची बात है। इसके बाद ये जो तीसरा खंड है, काव्य खंड, ये भी अगर एक बार समझ गए, क्योंकि इसमें किसी रचनाकार या किसी कवि की दार्शनिक चेतना को आपको समझने की आवश्यकता, उस पर किस प्रकार का दर्शन हावी रहा है, उस रचनाकार की जीवन दृष्टि क्या है, वह किस सामाजिक पृष्ठभूमि में लिख रहा होता है, उसकी रचना का रचनात्मक उद्देश्य क्या है और उसकी रचना क्या आज भी प्रासंगिक है। तो इतने मुद्दों को समझने का अर्थ है कि आप रचनाकार की सामाजिक चेतना को भी लिख पा रहे हैं, रचना के उद्देश्य को भी लिख पा रहे हैं, रचना की भाषा को भी समझ रहे हैं, शिल्प को भी। तो एक नंबर पर, यानी सबसे ज़्यादा ध्यान भाषा खंड पर दीजिए। इसके पश्चात ध्यान काव्य खंड पर, ये भी अंकदायी है। इसके बाद यही है। और एक बात और, जो लोग काव्य खंड को ढंग से सीख लेते हैं उनके लिए निबंध, जो आपका निबंध का आईएएस में भी मुद्दा होता है और जेपीएससी में भी, कविता को समझने से आपका न केवल निबंध सहज हो जाता है, बल्कि नीति शास्त्र, एथिक्स में भी आप बहुत सहज हो जाते हैं। यकीन मानिए, मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप पढ़ के देखिए। दोस्तों, तीसरे नंबर पर यदि मेहनत बढ़ाएं तो इस साहित्य इतिहास खंड में, क्योंकि ये भी संकल्पनात्मक है और यूँ कहें कि पूरे हिंदी साहित्य की समझ इस खंड को पढ़ने से मिलने लगती है। तो तीसरे नंबर पर इसे रखें, चौथे नंबर पर इसे। हम लोग बिल्कुल शुरुआत भी ऐसे करेंगे, पहले भाषा खंड को देखेंगे, फिर कविता खंड को देखेंगे, फिर साहित्य इतिहास के मुद्दों को, और तब जाके गद्य खंड को देखेंगे। कुल ये आपका सिलेबस थोड़ा लंबा रहेगा। हालांकि आप अगर ऑनलाइन में देखेंगे तो आप अगर दिन भर देखें तो 10 दिन में भी ख़त्म हो जाए आपका सिलेबस। लेकिन अगर 1.5-2 घंटे की क्लास आप देखते हैं तो मान के चलिए कि 1.5 से 2 महीने का वक्त आपका लगेगा ऑनलाइन वीडियो करने में या ऑनलाइन क्लास करने में। लाइव क्लास से भी बीच बीच में जुड़ेंगे हम लोग, मैं उसके लिए मना नहीं करता, लेकिन सप्ताह या 2 सप्ताह में एक ही दिन हम लोग मिल पाएंगे लाइव क्लास में। बाकी ये ऑनलाइन उपस्थित है, और जो लोग रेगुलर क्लास में कर रहे हैं उनका स्वागत है। झारखंड पीसीएस पर रेगुलर क्लास मेरी 2 जगह चलती है, एक दिल्ली साधना आईएएस में जो अपनी संस्था है, और रांची में जहाँ क्लास लेता हूँ वहाँ आपको जानकारी मिल जाएगी। सिलेबस जैसे आए, परीक्षा की घोषणा जैसे होगी, वहाँ हम ज़रूर क्लास कराएंगे। तो रांची और दिल्ली में, कभी कभी जमशेदपुर में भी अपनी क्लास चलती है, टाटा नगर में। तो आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो आपको ये सूचना मिलती रहेगी। आप इस ऑनलाइन कक्षा को मोबीशाला ऐप पर हासिल कर सकते हैं, जेपीएससी वाले पूरे सिलेबस को। मोबीशाला पर लगभग पूरा ही सिलेबस है हिंदी साहित्य का। आप आईएएस का लेना चाहें, यूपी पीसीएस का लेना चाहें, बीपीएससी का ले सकते हैं, झारखंड पीसीएस। तो दोस्तों, आज से हम लोग झारखंड पीसीएस के शुरुआती खंडों को देखने की कोशिश करते हैं। भाषा खंड को खूब इत्मीनान से देखिएगा, जहाँ दिक्कत आए मुझे सूचित करें, और बिल्कुल आपका हक है कि कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझे खुल कर बताएं, कोई संकोच ना करें। दोस्तों,
हिंदी साहित्य का पहला खंड, जैसा कि हम लोगों ने देखा, भाषा खंड है। और ये भी समझने की कोशिश किए कि भाषा खंड में पढ़ना क्या है। तो याद रखिए कि भाषा खंड की कुछ संकल्पनाएं बेहद जरूरी हैं। आपका जो पहला टॉपिक है वो देखेंगे कि अपभ्रंश है, दूसरा टॉपिक दोस्तों अवहट है, और तीसरा टॉपिक प्रारंभिक हिंदी है। ऐसे ये दोनों ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। कहीं कहीं झारखंड के सिलेबस में प्रारंभिक हिंदी को निकाला भी है, लेकिन किसी किसी सिलेबस में कहीं कहीं ये भी प्रिंटेड है। इसलिए आप इसको पढ़ें, निकाले नहीं, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं काम देगा आपको। दोस्तों, इन तीनों पर 3 तरह के प्रश्न बनेंगे। क्या क्या? जैसे मान लीजिए इनमें किसी एक पर, जैसे अपभ्रंश की व्याकरणिक विशेषता पर चर्चा करें, दूसरा प्रश्न हो सकता है कि इनमें अंतर बताएं। अपभ्रंश अवहट में अंतर बताएं, या भ्रंश अवहट प्रारंभिक हिंदी तीनों में अंतर बताएं। और एक तीसरा प्रश्न होगा दोस्तों, इनमें से किसी की विशेषता पूछ ली जाएगी। अपभ्रंश की विशेषता, अवहट की विशेषता, प्रारंभिक हिंदी की विशेषता, या तीनों का अंतर पूछा जाएगा कि तीनों में समता और विषमता के मुद्दे बताएं। यानी तीनों पर तुलनात्मक चर्चा करें। तीनों पर कैसी चर्चा करें दोस्तों? तुलनात्मक चर्चा करें। इसके अलावा एक जो तीसरा प्रश्न हो सकता है, हिंदी के विकास में अपभ्रंश और अवहट के योगदानों की चर्चा करें। याद रखिए ये 3 मुद्दे बहुत ही काम के रहेंगे। आईएएस में भी ऐसे ही पूछे जाते हैं, और पीसीएस में, चाहे आप यूपी पीसीएस देने जा रहे हो, चाहे बीपीएससी या झारखंड पीसीएस, तो ये 3 मुद्दे बनेंगे। दोस्तों, क्यों ना हम इनको ऐसे समझें कि प्रश्न कुछ रह भी ना जाए, चाहे जैसा भी प्रश्न हो आप उसको कर ले जाएं। आप अपनी कॉपी लेके बैठें, सुनते रहें, समझते रहें, और आपकी कलम चलती रहे। ये नहीं कि सिर्फ आप सिनेमा देखें। ये भाषा खंड है, छोटी छोटी संकल्पनाएं आएंगी, उनको सुन के लिखिएगा। मैं बोलूँगा, दोहराऊँगा। दोस्तों, अपभ्रंश की जो काल सीमा रही है वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक रही है, और अवहट की काल सीमा 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक रही है, जबकि प्रारंभिक हिंदी की काल सीमा 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक रही है। अब जरा समझिए कि क्यों मैंने कहा कि अपभ्रंश अवहट तो कीजिए, प्रारंभिक हिंदी को भी कर लीजिए, इसे छोड़िए मत। यह भी कहीं ना कहीं आपके काम आने वाला मुद्दा है। देखिए कितना आसान है कि
कोई भी भाषा याद रखिए दिनों दिन सहज होती है, और अगर वो सहज नहीं है तो जन सामान्य उसका विकृत उच्चारण करना शुरू करता है, बिगड़ने लगती है, और फिर वो भाषा एक नई बोली का रूप ले लेती है। भाषा बिगड़कर बोली बनती है और बोली विकसित होकर के भाषा बनती है। दोस्तों, हुआ ये कि संस्कृत अभिजात्य वर्ग की भाषा थी, पंडित और राजन्य वर्ग की भाषा थी। ऐसे में संस्कृत जन सामान्य के लिए कठिन हुई, जन सामान्य के लिए जटिल थी। इसका उच्चारण सहज नहीं था। फलस्वरूप संस्कृत के बिगड़े उच्चारण से पाली का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? कैसे? संस्कृत का कर्म शब्द जब आम आदमी के द्वारा बिगड़ा तो कम बना। संस्कृत का धर्म शब्द जब आम आदमी के द्वारा बिगड़ा तो धम्म बना। ऐसे ही पुत्र शब्द बिगड़कर पुत्त बना, शिक्षा शब्द सिक्ख बना, भिक्षा शब्द भिक्ख बना। तो संस्कृत जब बिगड़ी तो पाली बनी, पाली और बिगड़ी तो प्राकृत बनी, प्राकृत के और बिगड़ने से अपभ्रंश। ध्यान से सुनिएगा, भ्रंश यानी टूट फूट, टूटी फूटी, बिगड़ी। अप का अर्थ बुरी तरह, किसी शब्द में अप लगा देंगे तो क्या होगा? बुरी तरह। दोस्तों, इसका मतलब है कि संस्कृत एक बार बिगड़ी तो पाली, दूसरी बार बिगड़ी तो प्राकृत, और फिर तीसरी बार बिगड़ी तो अपभ्रंश। भ्रंश यानी टूटी फूटी। आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हो ना, भ्रंश पर्वत, जो प्लेट टूट जाए ऊपर उठे तो पर्वत, भाई सन्नति कहते, नीचे धंसे तो घाटी, प्लेट के टूटने से। भाषा बार बार टूटी और बिगड़ी तो अपभ्रंश। संस्कृत बिगड़ी पाली, पाली और बिगड़ी प्राकृत, प्राकृत भी बिगड़ी तो अपभ्रंश। दोस्तों, अपभ्रंश के ही बिगड़े रूपों का नाम अवहट है। अपभ्रंश के बिगड़े रूपों का नाम क्या है? अवहट है। और अवहट कुछ और नहीं, हिंदी की देसी बोलियां हैं। तालव्य स नहीं, दंत्य स। याद रखिए, इस देश और इस देश में अंतर है। ये क्षेत्र है और ये राष्ट्र है। तो अपभ्रंश के बिगड़े रूपों से अवहट का जन्म हुआ, यानी अपभ्रंश भी बिगड़ी तो अवहट का जन्म हुआ। और अवहट से जो हिंदी की देसी बोलियां या लोक बोलियां उत्पन्न हुई, आरंभ में उन्हें ही प्रारंभिक हिंदी कहा गया। यानी संस्कृत बिगड़ी तो पाली, पाली बिगड़ी तो प्राकृत, प्राकृत बिगड़ी तो अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बिगड़ने से अवहट, अवहट से ही हिंदी। अवहट कुछ और नहीं, अपभ्रंश के बिगड़े रूपों का नाम है। मतलब यह अवहट ठीक अपभ्रंश के बाद आई, समझिए। इसीलिए अब देखिएगा कुछ बातों को। एक बात तो ये कि संस्कृत जब पहली बार बिगड़ी, सहज हुई तो पाली, दूसरी बार प्राकृत। प्राकृत का अर्थ होता है प्रकृति, स्वभाव। संस्कृत का स्वाभाविक उच्चारण, सहज उच्चारण। इसीलिए पाली स्वाभाविक है,
पहली बार बिगड़ी तो प्रथम प्राकृत, प्राकृत को द्वितीय प्राकृत, तीसरी बार बिगड़ी तो तृतीय प्राकृत, हाँ या ना। तो अपभ्रंश का एक नाम तृतीय प्राकृत पड़ा। क्या नाम पड़ा? अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत भी कहते हैं। और अवहट ठीक अपभ्रंश के बाद आई, इसीलिए अवहट को दोस्तों परवर्ती, परवर्ती यानी ठीक बाद का भ्रंश कहा गया। पर यानी बाद। अरे बातें समझ में आ रही हैं? तो अवहट को परवर्ती अपभ्रंश भी कहा गया। ये जो प्रारंभिक हिंदी है दोस्तों, चूंकि यह आरंभिक हिंदी है, इसीलिए इसे आरंभिक हिंदी, प्रारंभिक हिंदी या पुरानी हिंदी भी कहा गया। क्या कहा गया? पुरानी हिंदी भी कहा गया। कितना समझ में आ रहा है? देखिए, अपभ्रंश की काल सीमा 500 से 1000 ईस्वी, अवहट की काल सीमा 1000 से 1400 ईस्वी। अवहट से ही तो हिंदी की बोलियां बनी थी, इसलिए इसकी काल सीमा भी वही है जो अवहट की है। अवहट कुछ और नहीं, अपभ्रंश के बिगड़े रूप हैं। अवहट से ही देसी बोलियां, हिंदी की लोक बोलियां जन्मी। प्रारंभिक हिंदी, हिंदी भाषा बोलियों का समुदाय है। देखेंगे इन बातों को एक एक करके, हाँ या ना। दोस्तों, अब कुछ बातें और समझने लायक हैं। इसका मतलब है कि अपभ्रंश का उच्चारण प्राकृत से हुआ बिगड़ने से, इसलिए अपभ्रंश का जन्म प्राकृत से हुआ। किससे हुआ? अवहट का जन्म अपभ्रंश के बिगड़े रूपों से हुआ। मतलब आप यहां भी वही बात लिख सकते हैं कि प्राकृत के विकृत रूप से अपभ्रंश का जन्म हुआ। अपभ्रंश के बिगड़े रूप से अवहट का जन्म हुआ और प्रारंभिक हिंदी का जन्म अवहट से ही हुआ। अवहट कुछ और नहीं, देसी बोलियां या लोक बोलियां हैं। इन्हीं लोक बोलियों से प्रारंभिक हिंदी जन्मी। हिंदी कुछ और नहीं, बोलियों का समुदाय। दोस्तों, अब याद रखिए, कई छोटी छोटी चीज़ें आएंगी जिनको आपको और ध्यान दे के समझना है। संकल्पना है। कोई भी भाषा जब हम लोग बोलते हैं, जैसे एक खड़ी बोली हम लोग हिंदी बोल रहे हैं, तो कैसे बोलते हैं? वह आया, वह गया, मैं जाऊंगा। देखिए, मैं जाता हूं। तो हिंदी की सभी क्रियाओं के अंत में देखिए, आया, गया, गा, जाता, खाया, पिया, सबके अंत में आ है। इसीलिए हिंदी आकार बहुल है। कैसी है? आकार बहुल। लेकिन अगर कोई ब्रज भाषा आप में से बोलता हो तो देखेंगे आयो, खाया नहीं खायो, गया नहीं गयो, मैं छोटा नहीं, मैं बालक बहियन को छोटो। तो दोस्तों, ये जो ब्रज है वो कैसी है? ओकार बहुल है। जैसे आप में से कुछ लोग अगर मगही बोलते हैं तो अलई, गलई, की करहई, कहाँ जा हई, सबके अंत में ई है, तो बोलिए मगही इकार बहुल है। अगर कुछ लोग भोजपुरी बोलते हैं, आव, पढ़त बानी, जात, खात, पियत, आइल, गइल, भागल,
भोजपुरी के अंत में अ स्वर है, भोजपुरी आकार बहुल है या ना? समझ में आ रही है बात? तो दोस्तों अपभ्रंश के अंत में ऊ स्वर अधिक आता है। अपभ्रंश के अंत में कौन सा स्वर अधिक आता है? ऊ स्वर। इसीलिए अपभ्रंश उकारांत या उकार बहुल भाषा रही है। कैसी रही है? उकार से अंत या उकार बहुल। कैसे? देखिए शब्दों को चरियु चरित से, कहियु देखिए, सुनु, पेखु देखना से, अरे हाँ या ना, एंतु आना, जंतु जाना, है ना? तो अपभ्रंश के अंत में देखिए, अंत में ऊ, इसलिए अपभ्रंश कैसी है? उकार बहुल या उकार से अंत होने वाली उकारांत। दोस्तों अवहट भी उकार बहुल या उकारांत भाषा है, और प्रारंभिक हिंदी उकार बहुल तो है ही, साथ में आकार बहुल भी है। कैसी है? उकार बहुल तो है ही, आकार बहुल भी है। कैसे? देखिए, कहत, चलत, खात, पियत, देखिए सबके अंत में अ भी है, और यहाँ भी ऊ है। आऊ, जाऊं, का खाऊं, का पीऊं, काले के परदेश जाऊं। तो प्रारंभिक हिंदी उकार बहुल भी है और आकार बहुल है। कहत, पढ़त, खात, पियत, चलत मुसाफिर मोह लिया रे, है ना? बैठत, देखत, हंसत, बोलत। कितना समझ में आ रहा है? खूब ध्यान से सुनिए, बहुत ही टेक्निकल मुद्दा है, एक एक बात समझिए। तो आइए देखते हैं अब अगले मुद्दों को। दोस्तों जब इन पर तुलना के और मुद्दे लिखें तो कुछ बातों को देखें, कितना आसान है ये। जैसे आप देखेंगे कि हर भाषा में उसकी कुछ ध्वनिगत विशेषताएं छिपी हैं, कुछ शब्दगत विशेषताएं छिपी हैं, और कुछ व्याकरणगत विशेषताएं अलग थलग हैं। तो आइए उनको एक एक करके हम लोग देखने की कोशिश करें। दोस्तों जब अपभ्रंश पर आप लिखें तो अपभ्रंश में अ स्वर ऐ में बदल जाता है और औ स्वर औ में बदल जाता है। कैसे? जैसे देखिए, चैत से चैत, ये मूल शब्द है चैत्र, त्र का त परिवर्तन। वैशाख से बैसाख बोलते हैं। आप लोग झारखंड पीसीएस देने जा रहे हैं तो ज़्यादातर आप यूपी बिहार के ही लोग कंसर्न होते हैं, तो बोलते हैं उधर उच्चारण में पैसा नहीं पैसा, कैसा नहीं कैसा, है ना? ऐसे ही ऐसे ऐ देखिए, और औ से औ। कैसे? जैसे चौकट, तो शब्द चौकह या चौकट। औषध, दोस्तों बताएंगे
कि ध ध्वनि महाप्राण है, देखेंगे अगले मुद्दे में, महाप्राण ध्वनि ह में बदल जाती है। और ये जो मूर्धन्य श है वो ख में, ऐसे भी अपने आप बोलते हैं, वर्षा से बरखा, विष से बिख, तो श ख में, और औ से औख। देखिए जैसे चौपट से चौपट बोलते हैं ना, चौका नहीं चौका, तो अभ्रंश में ऐश्वर ऐ में, औस्वर औ में, ये संयुक्त स्वर है जो दो स्वरों में बदल जाता है, ऐ में, औ में। दोस्तों इसे स्वर संयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संयोग। अवहट में और प्रारंभिक हिंदी दोनों में ऐ और औ इनके मूल रूप भी देखे गए, और साथ ही ऐ का ऐ परिवर्तन, औ का औ परिवर्तन भी देखा गया दोनों में। कैसे मूल रूप देखे गए? जैसे देखिए, जैसन, तैसन। विद्यापति अपनी कविता में लिखते हैं कि देसिल बैना सब जन मीठा, तन तैसन जम्पयो अवहट्ठा। ऐसे ही देखिए, मौन, पौन, भौन। बचपन से कविता सुने होंगे, सबे सहायक सबल के को न निबल सहाय, पौन जगावत आग को दीपहि देत बुझाए, या भरे भौन में करत हैं नैनन ही सो बात। तो ऐ और औ के मूल रूप भी देखे गए, किंतु इनके ऐ और औ रूप भी देखे गए। कैसे दोस्तों? जैसे मान लीजिए शब्द औरत से औरत, देखिए औ का औ है या ना। जैसे बैल से बैल, देखिए है ना। तो ये रूप देखे गए अभ्रंश में, अवहट में किस प्रकार, ऐश्वर ऐ में, औस्वर औ में अभ्रंश में, अवहट में इनके मूल रूप भी देखे गए और विकृत रूप भी देखे गए, ऐ औ। दोस्तों आइए कुछ और बातों को भी देखें कि जब आप विशेषता लिखें अभ्रंश, अवहट, प्रारंभिक हिंदी की, या इनमें अंतर दर्शाएं, तो आपको दिखाएंगे इनका फॉर्मेट, आंसर फॉर्मेट कैसे बनेगा। ये जो अंतर आप कर रहे हैं इन्हें ही आप विशेषता के तौर पर भी लिख सकते हैं कि भाई अभ्रंश की विशेषताएं क्या क्या हैं। अभ्रंश उकार बहुल है, लिख पाएंगे। अभ्रंश में ऐश्वर ऐ में बदल जाता है, औस्वर औ में बदल जाता है, ये विशेषता है। और इन्हीं विशेषताओं से आप तुलना भी कर सकते हैं। तो आइए और देखें दोस्तों, अभ्रंश में री स्वर री, ई, ऊ और ए में बदल जाता, बिगड़ जाता है। अवहट में भी इसी प्रक्रिया को देखा गया, हालांकि यहाँ री का मूल रूप भी देखा गया। प्रारंभिक हिंदी में भी री स्वर बिगड़ करके री, ई, ऊ और ए में बदल गया। कैसे? देखिए, जैसे अभ्रंश को लेते हैं, घृत से घीव। अगर आप देहात के हैं तो बोलते हैं घीव, अंत में ऊ क्यों है अभ्रंश में? क्योंकि अभ्रंश उकार बहुल भाषा रही है। दोस्तों जैसे मृत से मुआ या मर, देखिए री है, ये म में री है, री का सिंबल है इसका, तो री ऊ में भी बदलता है, इसीलिए मृत से मुआ भी, मृत से मर भी। अरे हाँ या ना। ऐसे ही यदि कुछ और शब्दों को देखें आप तो
गृह से गेह। कबीर भी कहते हैं बालम आओ हमारे गेह रे। करेक्ट है। अवहट में भी ऐसे ही परिवर्तन देखे गए, लेकिन कहीं कहीं इनके मूल रूप, जैसे देखिए भृंग, जैसे श्रृंग, श्रृंग से बना है, श्रृंग कहते हैं चोटी को, लेकिन री है। और बिगड़े रूप भी देखे गए। कैसे? देखिए कृष्ण से कान, देखिए बिगड़ गया है या ना। जैसे इधर देखिए ऋषि से ऋषि, कैसे? ये री स्वर री में बिगड़ गया है या ना। कृत, देखिए क में री है, क में क्या है? इससे किया या किया। कितना समझ में आ रहा है? आएगा, खूब इत्मीनान से आएगा। सुनिए, अभी इस पर रिपीटेशन 3-4 क्लास चलेगी, अपने आप बातें याद हो जाएंगी। दोस्तों ऐसे ही यदि देखें तो अब कुछ संकल्पनात्मक विशेषताओं को भी समझिए। देखिए कि अपभ्रंश में स्वरागम की विशेषता देखी गई, अवहट में भी स्वरागम की विशेषता देखी गई, और प्रारंभिक हिंदी में भी स्वरागम की विशेषता। अब यहाँ से संकल्पनाएं शुरू होती हैं। क्या है स्वरागम? स्वरागम कहते हैं किसी अर्ध व्यंजन में एक स्वर जुड़ जाए तो इसे स्वरागम कहते हैं। कैसे? जैसे देखिए शब्द, देखिए यहाँ आधा व्यंजन है ब, अगर इसमें एक अ स्वर जुड़ जाए तो ये पूरा हो जाए शबद या सबद। कबीर की रचनाओं को 3 हिस्से में बांटा जाता है। उनकी रचनाओं का संकलन बीजक है, और बीजक 3 हिस्से में, साखी, सबद, रमैनी। तो शब्द से सबद, जैसे हम लोग भी बोलते हैं, देखिए अक्ल नहीं अकल। आधा व्यंजन में एक स्वर आ जाए तो इसे ही स्वरागम कहते हैं। दोस्तों स्वरागम को ही स्वर योग भी कहते हैं, इसे ही स्वर भक्ति भी कहते हैं, स्वर का जुड़ जाना। ये विशेषता तीनों में देखी गई। कैसे? जैसे धर्म शब्द है, देखिए ये ऊपर का वर्ण आधा र है, ऊपर लगने वाला वर्ण आधा होता ही है, और आधा वर्ण में स्वर नहीं होता, किंतु जैसे स्वर जुड़ जाए तो धर्म से धर्म, कर्म से करम, मर्म से मरम। तो अब बताइए पर्व से स्वरागम से क्या शब्द बनेगा? परब। पूर्व से क्या शब्द बनेगा? पूरब। तो ये विशेषता तीनों भाषाओं में देखी गई। कैसे? तीनों में एक एक उदाहरण लिख दीजिए भाई, है ना। अर्ध व्यंजन में एक स्वर जुड़ जाए तो स्वरागम, है या ना। कैसे भाई? जैसे देखिए वर्ष, स्वरागम होने से बरस। बताएंगे व ध्वनि ब में बदलती है, स ध्वनि स में। यहाँ देखिए अवहट में भी कर्म से करम, प्रारंभिक हिंदी में धर्म से धर्म, सूर्य से सूरज, कार्य से कारज। देखिए सब स्वरागम है। क्यों?
आधा र पूरा में तो स्वर का आगमन अर्ध व्यंजन, और यह ध्वनि ज में बदलती। सब देखेंगे धीरे धीरे। धर्म से धर्म, कार्य से बताएं कारज। अरे हाँ या ना, कितनी बात समझ में आ रही है। तो तीनों में स्वरागम की विशेषता देखी गई, हाँ या ना। दोस्तों यदि थोड़ा और देखें तो तीनों भाषाओं में स्वरलोप की प्रक्रिया भी देखी गई। ये स्वरलोप क्या है? स्वरलोप कहते हैं आरंभ के स्वर का कमजोर हो जाना। कैसे? जैसे देखिए दीपावली, अब यहां द में बड़ी की मात्रा है, तो अगर ये टूट करके छोटी ई में ह्रस्व ई में बदल जाए तो इसे दीर्घ का ह्रस्वीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? जैसे जामात्रिक, देखिए शब्द का पहला स्वर यदि दीर्घ है तो वह टूट करके छोटे में बदल जाए। देखिए यहाँ जा से ज, यहाँ बड़ी दी से छोटी दी। ऐसे ही देखिए आभीर से अहीर, देखिए टूट गया। अरे हाँ या ना, एक तो बड़ा स्वर है तो टूट के छोटे में बदल जाए तो इसे भी स्वरलोप कहते हैं। साथ ही मान लीजिए कि पहले से छोटा स्वर है अरण्य, तो इससे रण बन जाए। हाँ, रणभूमि, कच्छ का रण क्षेत्र, जंगल में ही रण लड़ते थे। अरण्य से रण। यदि आप पश्चिम जाएंगे तो वहाँ देखिएगा स्वरलोप की सबसे अधिक प्रक्रिया है। पश्चिमी भारत में, राजस्थान में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। कैसे? इकट्ठा नहीं, अरे भाई इकट्ठे आना, इकट्ठा नहीं इकट्ठे। जैसे 51 नहीं 51 रुपए, ईश्वर का लोप। जैसे अंगूठा नहीं तो गुट्ठा लगवा ले, अस्वर का लोप, है ना। तो ये प्रक्रिया स्वरलोप है। दोस्तों अब इसके आगे हम लोग एक ऐसी संकल्पना देखने जा रहे हैं जो तीनों की विशेषता है, लेकिन उसको सीखते आप कई चीजों को आसानी से समझ पाएंगे। तीनों भाषाओं में क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण की प्रक्रिया देखी गई। तीनों भाषाओं में किसकी प्रक्रिया देखी गई? क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण। ये क्या है देखते हैं।